ये कहानी है, ये सच्ची दास्तान है ऐसे देशभक्त भारतीय जासूस की जो भारत में सरकारी विभाग में था, डाक विभाग में तैनात एक कर्मचारी थे। लेकिन उनकी काबिलियत से खुश होकर, उसकी काबिलियत को देखकर भारत के जो खुफिया विभाग थे, खुफिया विभाग के अधिकारी थे, उनको जासूसी के लिए पाकिस्तान भेज दिया। वहां जाकर के उन्होंने अहम जानकारियां इकट्ठी की और जब वापस आ रहे थे तो अपने ही एक गद्दार जासूस द्वारा पाकिस्तानी आर्मी को सूचना देने के बाद वो पकड़े गए। उनकी तलाशी हुई, उनके पास वो दस्तावेज मिले जो भारत के लिए लेकर आ रहे थे। उनको वहां उम्र कैद की सजा हुई, जेल में डाल दिया गया। चूंकि जासूसी का एक नियम होता है, जासूस का एक नियम होता है कि जब वो जाते हैं तो उनको शपथ दिलाई जाती है कि आस पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार कहीं कुछ बताना नहीं होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस मिशन पे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं घर पे बोला था मैं जयपुर, मेरा ट्रांसफर हो गया है, जयपुर ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ और बहुत जल्द वापस आऊँगा। तो घर वाले इसी इंतज़ार में थे। अब चूंकि वक्त बीतता गया, वो जेल में बंद थे, कोई संपर्क था नहीं, कोई जानकारी थी नहीं, तो लोगों को चिंता हुई, परिजनों को चिंता हुई, उनको ढूंढा गया, खोजा गया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। और धीरे धीरे उनके परिजन थे, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने ये मान लिया कि उस जासूस की पत्नी ने ही अपने पति का कत्ल करके कहीं लाश को फेंक दिया है और चुपचाप बैठी हुई है। यानी एक पत्नी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया, पति के कत्ल का इल्ज़ाम आ गया, जबकि उसको पता भी नहीं कि हमारा पति कहाँ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के ऐसे महान देशभक्त जासूस महमूद अंसारी की। महमूद अंसारी का जन्म राजस्थान के कोटा जिले में के गांव में हुआ था। शुरू से ही शिक्षा में निपुण थे, शिक्षा में अव्वल आते थे, टैलेंटेड थे, होशियार थे, दूरदर्शी थे। उनकी शिक्षा, उनकी काबिलियत के दम पर उनको डाक जल्द ही शिक्षा मुकम्मल होने के बाद डाक विभाग में नौकरी मिल गई। कोटा में ही एक डाक विभाग में रेलवे स्टेशन के पास जो ऑफिस था उसमें नौकरी करने लगे। चूंकि उनके जो रिश्तेदार थे वो काफ़ी पाकिस्तान में थे, क्योंकि बंटवारे के वक्त उनके रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन ख़तों के जरिए, चिट्ठी के जरिए उनका संपर्क होता रहता था, बातचीत होती रहती थी। क्योंकि जो पाकिस्तान से चिट्ठियाँ आती थी उन पर डाक विभाग की बहुत नज़र रहती थी। तो उनकी जो चिट्ठियाँ आती थी पाकिस्तान से, वो खुद एक डाक विभाग में तैनात थे, तो वो कुछ चिट्ठी पढ़ते थे और अपनी चिट्ठियाँ इधर से उनको जवाब के रूप में, रिप्लाई के रूप में भेजते रहते थे। तो डाक विभाग के इस कर्मचारी पर खुफिया विभाग की नज़र पड़ी। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान से चिट्ठियाँ काफ़ी आ रही हैं, तो उन पर गुप्त नज़र रखी गई, लेकिन कहीं कोई देश के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। लिहाजा ये तय किया गया, खुफिया विभाग के ऑफिसर ने सोचा कि महमूद अंसारी को यदि हम पाकिस्तान में जासूस के लिए भेज दें, जासूसी के लिए, क्योंकि इनके वहाँ रिश्तेदार भी हैं, तो वहाँ रह करके, आराम से वहाँ रह करके हमारे लिए, भारत के लिए अच्छे अच्छे जो उनकी जानकारियाँ हैं, अहम जानकारियाँ हैं, ठिकाने हैं, उनके सैन्य अड्डे हैं, उनका जो असलहा मिशन है, उनकी कहाँ का आर्मी डिप्लॉय है, उसकी तमाम जानकारी हमें बड़े आसानी से मिल सकती हैं। ये सोचते हुए खुफिया विभाग के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने महमूद अंसारी से संपर्क किया, उनको बताया कि आपको देश के लिए ऐसा काम करना है, जासूसी करनी है। शुरू में तो वो थोड़ा सा असहज हुए, लेकिन देश का मामला जुड़ा था, देशभक्ति का मामला जुड़ा था, तो वो हंसते हंसते तैयार हो गए। एक प्लानिंग के तहत उनकी ड्यूटी कोटा से जयपुर कराई गई, घर से दूर कराई गई। उनको ट्रेंड किया गया, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। उनके जो कोडवर्ड होते हैं, जो जासूसी के क्षेत्र में जो कोडवर्ड होते हैं, उनको समझाया गया। चूँकि लैंग्वेज में लिखना अलाउ नहीं होता है, हर चीज़ वहाँ कोड में लिखी जाती है, जिससे पकड़े जाने पर किसी के समझ में कुछ ना आए, इसीलिए उनको सारे कोड का अध्ययन कराया गया। और उनको वर्ष 1976 में पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कराया गया और वहाँ पहले से मौजूद अपना एक जासूस उनको लेकर के अंदर तक गया। फिर वहाँ अपनी रिश्तेदारी में घूमे, तमाम जगह रहे और सिर्फ 3 दिन के बाद वापस आ गए। उसके बाद फिर उनको थोड़ी ट्रेनिंग दे करके 7 दिन के लिए फिर पाकिस्तान भेजा गया। दोबारा गए, फिर वहाँ रहे, घूमे, तमाम चीज़ें देखी और फिर सही सलामत सकुशल वापस आ गए। तमाम जो जानकारियाँ वो देख करके आए थे, उन्होंने यहाँ के अधिकारियों को दी। अब अधिकारियों को ये लगा कि भाई ये काम का आदमी है, बंदा टैलेंटेड है, होशियार है, हमारे लिए काम कर सकता है। चूँकि मिशन बहुत कठिन था, चुनौतीपूर्ण था, तो हर व्यक्ति को उसके लिए नहीं भेज सकते। तो ये जब वो 2 बार वापस आ गया सही सलामत, छोटी मोटी जानकारियाँ लेकर के, तो अधिकारियों को लगा कि ये बंदा हमारे काम का है, आदमी काम का है, लिहाजा इसको फिर से भेजा जाए। और इस बार उनको दिसंबर के महीने में, दिसंबर 1976 के महीने में
21 दिन के लिए पाकिस्तान भेजा गया और कहा गया कि इस बार आपको जो अहम जिम्मेदारियां हैं, जो उनके ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, एयरबेस हैं, उनका सबका डेटा आपको लेकर के आना है। उनका क्या लोकेशन क्या है, क्या कैसे का उनका स्थिति है, सबको आपको कोड वर्ड में लेकर के लेके आना है और आप जाएं। इस प्रकार उनको 21 दिन के लिए बॉर्डर क्रॉस कराया गया। फिर वही जासूस उनको बॉर्डर पर मिला, अंदर लेकर के गया। महमूद अंसारी चूंकि उच्च शिक्षित थे तो तमाम जगह अपने आप अकेले घूमते रहे। उन्होंने तमाम वहाँ के नक्शे तैयार किए कोड वर्ड में। बाकी जो आर्मी लोकेशन है, उनकी जो एयर बेसिस के लोकेशंस हैं, उनके जो एम्यूनिशन डैम हैं, उनका सबका नक्शा बनाया, कोड में लिया उनको और बना करके अपनी जो ट्रेनिंग के मुताबिक उनको अपने कॉलर में अंदर कॉलर के अंदर सिल लिया। चूंकि यदि जासूस वहाँ पकड़ा जाता है तो उसकी तलाशी ली जाती है। तलाशी में जो कागज कॉलर है, इसके अंदर रखा कागज नजर नहीं आता है। इस प्रकार वहाँ बचने के चांसेस रहते हैं। और 21 दिन के बाद वो वापस सारी जानकारियां लेकर के भारत के लिए निकले। लेकिन वो जो अपना भारत का जासूस था, वो वहाँ गद्दारी कर रहा था। दरअसल वो भारत और पाकिस्तान दोनों से तनख्वाह ले रहा था, दोनों से पैसे ले रहा था जासूसी करने के। लिहाजा उसने पाकिस्तानी रेंजर्स को बॉर्डर पर बता दिया कि ये जो महमूद अंसारी है, दरअसल ये भारत का जासूस है और जासूसी करने भारत आया हुआ है। इसके कॉलर में कोड वर्ड के रूप में तमाम जानकारियां मौजूद हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये भारत का जासूस है, पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करने ये भारत से पाकिस्तान आया। लिहाजा वहाँ हड़कंप मच गया। तत्काल उनके जो पाक रेंजर्स हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं, उन्होंने उसको पकड़ा, तलाशी ली और सीधे उन्होंने कॉलर चेक किया। वहाँ से उनका नक्शा पाया गया और नक्शे के पाए जाने के बाद शक संशय कोई जगह रही नहीं, कोई गुंजाइश बची नहीं, क्योंकि जो शक था उनका और पुख्ता हो गया नक्शा मिलने के बाद। उसके बाद सीधे उनको रेंजर्स ने पाकिस्तानी आर्मी के हवाले किया। पाकिस्तानी आर्मी ने उनको अपने अंडर में लिया, अंडर कस्टडी लिया। उनको फिर कोर्ट में पेश किया, कोर्ट में ले गए, जहां उनको उम्र कैद बमशक्कत की सजा सुनाई गई। और उम्र कैद जितनी अपने भारत में होती है लगभग 14 साल, उतना ही इंडिया में उतनी ही पाकिस्तान में होती थी। लिहाजा उनको जेल में डाल दिया गया और वहाँ एक यातनाओं का दौर उनके साथ शुरू हुआ, जो एक आम जासूस के साथ होता है। लेकिन इधर जब वो एक काफ़ी निश्चित वक्त के बाद घर नहीं लौटे तो घर वालों को फिक्र हुई, उनकी पत्नी को फिक्र हुई, चूंकि उनकी एक 11 महीने की बेटी भी थी। उनको फिक्र हुई तो जब उन्होंने सोचा कि अब इतने टाइम में तो हमेशा घर आ जाते थे, अब नहीं आए, कोई चिट्ठी नहीं, कोई संदेश नहीं, कोई फोन, कोई खबर नहीं, तो वो सीधे डाक विभाग पहुंची। वहां अपने पति के बारे में पता किया तो उन्होंने कहा वो यहाँ बिना छुट्टी की एप्लीकेशन लगाए, बिना जानकारी दिए कई दिनों से गायब हैं और हम लोग खुद परेशान हैं कि महमूद अंसारी कहाँ हैं, जो बिन बताए अकस्माती ड्यूटी से अपनी गायब है। ये सुनकर के उनकी पत्नी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, होश उड़ गए कि हमारा पति आखिर है तो कहाँ है। और ये धीरे धीरे ये बात तमाम रिश्तेदारों में फैल गई, पड़ोसियों में फैल गई कि महमूद अंसारी गायब हैं। लोगों ने खोजना शुरू किया, उनको ढूंढना शुरू किया। चूंकि जासूस का ये, मैंने पहले बताया, जासूस की ये शर्त होती है कि वो अपने परिवार रिश्तेदार में किसी को कुछ बताता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से मिशन पर हैं, इसलिए किसी को पता नहीं था। अब लोगों ने ढूंढना शुरू किया, रिश्तेदारों में चिट्ठी लिखी, लोग गए, पता किया, हर जगह देखा, हर विभाग में देखा, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। और धीरे धीरे जो लोग उनके ससुराल के पक्ष थे, उन्होंने महमूद अंसारी की जो पत्नी थी वहीदा, उनके सिर उनके कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने पति का कत्ल किया है, कहीं लाश को नहर में बहा दिया है, फेंक दिया है और खुद आराम से बैठी है। सरकारी विभाग से मोटे पैसे और फंड लेने के लिए इन्होंने पति का कत्ल कर दिया है। इतना बड़ा इल्ज़ाम पत्नी के सिर पर लगाया गया। और धीरे धीरे जो पड़ोसी थे, मोहल्ले वाले थे, जो रिश्तेदार थे, जो उनके अजीज थे, जो अकारिब थे, सबको ये बिल्कुल शक नहीं, पुख्ता यकीन हो गया कि पत्नी ने ही महमूद अंसारी का कत्ल किया है और कहीं लाश को नहर में दूर फेंक दिया है, जिससे कभी उनकी लाश न मिले और ये राज न खुल पाए, इससे पर्दा न उठ पाए। अब मामला बहुत गंभीर हो चला था। महमूद अंसारी की बीवी एक कातिल का इल्ज़ाम झेल रही थी। घर की जो आर्थिक हालत है लगातार बिगड़ती जा रही थी। सैलरी नहीं आ रही थी डाक विभाग से, सैलरी भी बंद हो चुकी थी, घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया था। लोगों ने, घर वालों ने शुरू में मदद की, लेकिन धीरे धीरे सारे पीछे हट गए। इस प्रकार उनकी जो नौका थी जीवन की, वो डूबने लगी थी। और उनकी पत्नी ने धीरे धीरे जो घर के बड़े बर्तन थे
उस ज़माने में सब बेचने शुरू किए, उनको बेचा, उनकी साइकिल को बेचा, और जो बिल्कुल ज़रूरत के लिए जो बर्तन चाहिए होते हैं वो रखे, बाकी सबको बेच करके सब पालन पोषण में लगा रही थी। उसके बाद उन्होंने सिलाई की मशीन ली और किसी तरह पैसे इकट्ठे करके इंतज़ाम करके बर्तन पुराने बेच करके सिलाई की मशीन खरीदी और कपड़े सिल के गुजर बसर करने लगी। कपड़े सिले, उन्होंने सब्जियां बेची, सारे काम किए। बेटी की परवरिश कर रही थी, शिक्षा दे रही थी। पति का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, पति का कोई पता नहीं चल रहा था। तमाम लोग मान बैठे थे कि ये पति की कातिल औरत है, उससे लोग घृणा भी करते थे। लेकिन इसी बीच अचानक 1978 में, यानी 2 साल के बाद, महमूद अंसारी का एक खत पाकिस्तान की जेल से लिखा हुआ वो उनके घर कोयटा पहुंचता है। पत्नी को डाकिया पत्र देकर आता है। पत्नी पत्र खोलती हैं तो जब पढ़ती हैं तो उनकी आंखों से लगातार आंसुओं की एक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अश्रु धारा बह निकलती है, पूरा चेहरा गीला हो जाता है। उसमें लिखा था कि मैं पाकिस्तान की जेल में कैद हूँ और मैं किस तरीके से खुफिया विभाग के अधिकारियों द्वारा समझाने के बाद देश के लिए काम करने पाकिस्तान आया। इससे पहले 2 बार और आया था, लेकिन जासूस की वजह से मैं पकड़ा गया, गद्दारी हुई मेरे साथ, मैं पकड़ गया, मैंने सब कुछ किया। मैं यहाँ यातनाएं झेल रहा हूँ, कष्ट झेल रहा हूँ, परेशानी झेल रहा हूँ और भारत की ओर से मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है, मुझे बचा लीजिए। ये सुनते ही पूरे इलाके में आवाज़ जंगल में आग की तरह फैल गई। महमूद अंसारी की बीवी की आंखों में आंसू थे। थोड़ी उम्मीद भी थी कि हमारा पति जिंदा है, कम से कम हमारे माथे से कलंक तो हटेगा जो पति के कत्ल का इल्ज़ाम लगा हुआ है। वो सीधे अगले दिन डाक विभाग के ऑफिस पहुंची, सारी घटना से उनको अवगत कराया, उनको चिट्ठी दिखाई। लेकिन डाक विभाग के जो अधिकारी थे वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, ना ही हम इस पर कोई यकीन करते हैं, ना ही हमारे पास इस प्रकार की कोई सूचना है, लिहाजा हम आपके कोई मदद नहीं कर सकते। और थक हार कर जो उनकी बीवी हैं वापस आ गई। उसके बाद वो खुफिया विभाग के अधिकारियों तक गई। लेकिन खुफिया विभाग का जो अधिकारी उनको हैंडल कर रहा था, जिसने भेजा था, इत्तेफाक से उनकी मौत हो चुकी थी। वो मौत उनकी हो चुकी थी। जो उस वक्त जो अधिकारी उस क्षेत्र में थे मेन, वो मालूम करते करते वहाँ पहुंची, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार वो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब महमूद अंसारी की बीवी अपना सिलाई करके बच्चों की, अपनी बेटी की शिक्षा दे रही थी, बेटी को पढ़ा रही थी, अपने घर की जो है गाड़ी चला रही थी, नौका चल रही थी, मजदूरी करके, सब्जी बेच के, कपड़े चल के उनकी जीवन हुई गुजरती गई। धीरे धीरे वक्त पूरा बीत गया और ये लगभग उनकी पाकिस्तान में जो सज़ा थी वो पूरी हो चुकी थी और पाकिस्तानी कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया। महमूद अंसारी धीरे धीरे वहाँ, अब चूंकि ये था कि उनको एकदम भेजा कहाँ जाए, तो सबसे पहले उनको पाकिस्तान में इंडियन भारतीय एम्बेसी लाया गया, वहाँ रखा गया। उसके बाद उनको बॉर्डर क्रॉस कराया गया और बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद सीधे अपने घर कोयटा पहुँचे और सारा माजरा घर पे बताया। घर में सब तीनों जो बेटी, पिता और बेटी की माँ थी, वो तीनों रो रहे थे। पूरा गांव इकट्ठा था, भीड़ लगी थी, जनसैलाब उमड़ गया था महमूद अंसारी को देखने के लिए। महमूद अंसारी को जो रिहा किया गया वो वर्ष 1979 जब महमूद को रिहा कर दिया गया। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस उनको करा दिया गया। जैसा मैंने बताया, घर पहुंचे, पूरे गांव में पूरा हंगामा इकट्ठा हो गया, लोगों में भीड़ लग गई, एक जनसैलाब उमड़ पड़ा महमूद को देखने के लिए। चूंकि घर में आर्थिक तंगी थी तो सबसे पहले महमूद अपने डाक विभाग पहुंचे, उनको पूरी घटना बताई, घटना से अवगत कराया। लेकिन किसी ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया, उनको नौकरी पर रखने से साफ इनकार कर दिया। यानी महमूद को वहाँ से पूरा झटका लगा, वो वहाँ परेशान हुए, हताश हुए, फिर घर लौटे। जब घर लौटे उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे लोअर कोर्ट का, फिर जयपुर के जो उनका हाई कोर्ट राजस्थान का है, वहाँ से नाउम्मीदी मिलने के बाद सीधे वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली का रुख किया और अपने वकील के जरिए वहाँ याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि मैं किस प्रकार एक सरकारी पद पे था और देश के लिए मैंने जासूसी करने के लिए, देश के काम आने के लिए नौकरी को छोड़कर पाकिस्तान गया, वहाँ जेल काटी, उम्र कैद से ही। जब मैं लौटा तो मेरे पास ना पद है, ना पैसा है, ना परिवार चलाने के लिए मेरे पास कोई साधन है जीविका चलाने के लिए। मैं परेशान हूँ, लिहाजा मेरी मदद की जाए। तो उस वक्त जो 2022 सितंबर के आसपास जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो CJI थे, उदय उमेश ललित साहब और एस रविंदर भट्ट साहब, उनकी बेंच बैठी
उन्होंने पूरी बात सुनी और ये घटना लगभग सितंबर 2022 की है। उस बेंच के जजों ने ऐतिहासिक उनकी जो घटना पूरी सुनी, पूरी बात वकील के जरिए महमूद अंसारी ने उनको सुनाई, कोर्ट में रखी गई, लंबी बहस हुई, फिर जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और वो जो फैसला है मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दुनिया के तमाम जासूसों के लिए एक ही नियम है कि जब वो पकड़े जाते हैं तो उनके देश उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये उनकी अपनी एक पॉलिसी होती है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि एक जासूस जो अपना परिवार छोड़ता है, वहाँ यातनाएं सहता है, जीवन के बहुमूल्य साल व्यर्थ करता है, जब वो लौटता है तो उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, ये भी गलत है। लिहाजा उन्होंने उनके भरण पोषण के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको सरकार से 5 लाख रुपए देने का फैसला सुनाया। लेकिन चूंकि ये रकम बहुत कम थी तो उनके वकील ने फिर से विचार करने को कहा, तो जजों ने उस रकम को बढ़ाकर डबल कर दिया, यानी 10 लाख कर दिया। तभी जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा सर इस तरीके से अगर हम अपने जो जासूसों को पैसे देंगे, सम्मानित करेंगे, तो दुनिया में एक मैसेज जाएगा, पाकिस्तान में भी एक मैसेज जाएगा कि देखिए हम पहले से कहते हैं कि भारत हमारे पास जासूस भेजता है और वहां जाकर उनको पैसे भी देता है, उनको सैलरी देता है, पैसे देता है, सम्मानित करता है। लिहाजा जो पहले से हमारे जासूस पाकिस्तान में बंद हैं उनके साथ फिर और सख्ती की जाएगी, रियायत जो होने वाली है वो बंद की जाएगी, वो खुले तौर पर जासूस मान लिए जाएंगे। तो जजों ने कहा हम ये जो रकम है इनको जासूसी के एवज में नहीं दे रहे, ये भी नहीं कह रहे जासूस के तौर पर उन्होंने जो काम किया है उसके बदले में इनको ये 10 लाख की रकम दी जा रही है, बल्कि हम इसलिए दे रहे हैं कि ये भारतीय थे, वहां के कायदों में रहे, इन्होंने यातनाएं सही, इनका परिवार टूट गया, बिखर गया, इनके आगे भरण पोषण का कोई सहारा नहीं बचा, लिहाजा उनके लिए इनको हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं। और इस पर सरकारी वकील ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लिहाजा उनको 3 हफ्ते के अंदर अंदर सरकार से उनके खाते में ये पैसे डालने के लिए कहा गया। इस प्रकार इस अध्याय का अंत हुआ। लेकिन उनकी जो बेटी है उन्होंने कहा कि हमारे साथ फैसला हुआ भी है और नहीं भी, हमको इंसाफ मिला है और नहीं भी, हमको न्याय दिया गया भी है और नहीं भी, क्योंकि इतने साल दौड़ने के बाद 10 लाख से ज़्यादा तो हमारे मुकदमे में खर्च हो चुके हैं, हमारे बर्तन बिक चुके हैं। और महमूद अंसारी जो डाक विभाग में अच्छी खासी नौकरी पे थे, उनकी नौकरी, उनकी जो रिक्रूटिंग थी, जो भर्ती की डेट थी, उसकी जो उनकी एज थी, उम्र थी, उसके मुताबिक यदि वो नौकरी करते रहते तो 2007 में वो एक अच्छे खासे पद से रिटायर होते, उनकी इतनी पेंशन मिलती कि उनके परिवार का गुजारा बड़े आराम से होता, बड़े आराम की जिंदगी जीते। लेकिन नौकरी भी गई और परिवार भी उजड़ गया, परिवार बर्बाद हो गया, उनके सालों की, उनके जीवन की इतनी कीमती सालें वो खराब हो गई, जेलों में कैद हो गई, यातनाएं सही। और इस यातनाओं के बाद वो जब पहुंचे तो उनके साथ ये सब किया गया। तो ये उनकी जो पत्नी है, उनकी वहीदन, उन्होंने कहा मैंने अपने पति का कत्ल का इल्ज़ाम भी सहा, मेरे पति की नौकरी भी गई, सैलरी गई, पेंशन गई, मैंने सिलाई मशीन चलाई, बर्तन बेचे, सब्जियां बेची, कपड़े सिले, लेकिन बदले में एक देशभक्त के, एक देश के लिए काम करने के एवज में क्या यही हमारा इनाम है, क्या यही हमारा सिला है? और निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार को सोचना होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म करते हैं। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस एपिसोड में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय